आज हम काइनेमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड along the positive x direction and it accelerates uniformly at the rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है और वो जो पार्टिकल है ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है उसने तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आल्सो उस पार्टिकल का उसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है जो कितना है तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। कह रहा है कि बताइए पार्टिकल ने फर्स्ट 2 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सेकेंड में पूछ रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अटेन द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था तो उनकी वेलोसिटी थी 2.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि बताइए, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है ना तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ती जाएगी, तो बोल रहा है कि बताइए पार्टिकल का वेलोसिटी 2.5 मीटर से बढ़ करके 7.5 मीटर तक कितने देर में हो जाएगी। पार्टिकल का वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड तक कितने देर में हो जाएगी। ठीक है, नंबर थर्ड पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस इट विल अटेन टू अटेन द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि पार्टिकल जब 7.5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो बताइए पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पार्टिकल ने 7.5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड एक्वायर करने में, स्पीड अटेन करने में कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। पार्टिकल ने फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, और वहां पर हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन उस पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो क्या ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं इस बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है फाइंड द डिस्टेंस निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है उसने और एक्सेलरेशन भी दे रखा है। ठीक है, और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। टाइम भी दे रखा है उसने, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है कितना 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड कर देते हैं। तो देखो यू कितना दे रखा है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है ना जो कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 लिख देते हैं यहाँ पर इंटू टी टाइम कितना दे रखा है फर्स्ट 2 सेकेंड, तो मतलब 2 सेकेंड टाइम दे रखा है इसने 2 सेकेंड प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे 0.5। ठीक है, इंटू टाइम कितना दे रखा है तो 2 सेकेंड 2 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, प्लस ये 2 से ये 2 चला जाएगा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो ये 2 से 1 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ना 1। कितना हो जाएगा ये 1। 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये मत कहना इस 2 से मैंने स्क्वायर काट दिया, एक्चुअली देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 2, और ये कितना है 1/2, ये क्या है 1/2, ये 2 का स्क्वायर है ना 2 इंटू 2। इस 2 को हमने इस 2 से काटा है, इस 2 को हमने इस 2 को काटा है, इस 2 से इस 2 को काटा है, पावर मत समझना। ठीक है, ओके, तो इसकी सॉरी मीटर पर सेकेंड कहाँ से मीटर आ जाएगी ना,
6 मीटर ना, डिस्टेंस निकालना है ना, 2 मीटर। तो पार्टिकल ने पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 6 मीटर। ओके, पार्टिकल ने पहले 2 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये क्या था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ, सेकंड में इधर सोल्व कर रहा हूँ। ओके, चलो सेकंड बोल रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अटेन द वेलोसिटी 7.5 मीटर। जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2.5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है इसलिए उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी। और बोल रहा है कि बताइए उसकी वेलोसिटी बढ़कर जब 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो बताइए पार्टिकल कितने देर में पार्टिकल का वेलोसिटी कितने देर में 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है और पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उनकी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ते जाएगी। तो बोल रहा है बताइए कितनी देर में पार्टिकल का वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, चलो मतलब यहाँ पर यू दे रखा है इसने, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है इसने, ठीक है। और आपसे टाइम पूछ रहा है तो उसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो है v बराबर u प्लस a t। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो फाइनल वेलोसिटी v दे रखा है कितना है, 7.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी u भी दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन a भी दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे टाइम पूछ रहा है तो v का वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 7.5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना है, तो 2.5 प्लस एक्सेलरेशन a कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी तो फाइंड ही करनी है ना। चलो तो टी बराबर निकाल देंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 7.5 माइनस 2.5 अपॉन में 0.5, ये हो जाएगा आपको 5 अपॉन में 0.5 और ये कितना हो जाएगा, तो 10, कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो पार्टिकल 10 सेकेंड में 7.5 का वेलोसिटी अटेन कर लेगी। पार्टिकल कितने टाइम में 7.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेन कर लेगी, तो 10 सेकंड में। और यही आपका आंसर है, पार्टिकल 10 सेकंड में 7.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी अटेन कर ले रही है। देखो मुझे कैसे पता है, यहाँ पर मीटर का डिस्टेंस का यूनिट मीटर दे रखा है और टाइम का यूनिट हमने सेकंड ले लिया। कैसे, क्योंकि जितने भी टर्म दिए हुए हैं ना यहाँ पर सारे का यूनिट एसआई में है। वेलोसिटी का यूनिट एसआई में है, एक्सेलरेशन का यूनिट एसआई में है, टाइम का यूनिट इसने एसआई में दे रखा है 2 सेकेंड, इसलिए हम सारे यूनिट एसआई में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट एसआई मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। तो क्योंकि सारे यूनिट एसआई में दे रखा है ना, तो हमने भी इसका यूनिट एसआई में ही लिया। ओके, फर्स्ट बात। दूसरी बात, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये देख लेंगे कि सारे यूनिट एक सिस्टम में है कि नहीं है। सारे यूनिट को एक सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगी। ओके, तो आपको चेक कर लेना है कि सारे यूनिट एक सिस्टम में होना चाहिए, या तो सीजीएस में हो सारे के सारे, या तो एसआई में हो सारे के सारे, या एफटीएस में हो या एमटीएस में हो, सारे किसी एक सिस्टम होना चाहिए। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट लिखेंगे फाइनल आंसर का। ठीक है, नंबर 2 बात है। नंबर सेकेंड बात है, नंबर थर्ड बात है। देखो, जब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था ना, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस पूछ रहा है। और जब हमने तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था ना, तो वहां पर हमने बताया था कि एस डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, तो डिस्टेंस कैसे हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन पर ट्रेवल कर रही है। देखो पार्टिकल क्या बोल रहा है, ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है, लेकिन
रिटर्न करके बैक भी नहीं आ रही है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन तो कर रही है लेकिन रिटर्न बैक नहीं आ रही है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन तो कर रही है, स्ट्रेट लाइन पर आगे तो जा रही है लेकिन पीछे नहीं आ रही है। ऐसे कंडीशन में पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पर डिस्टेंस का भी काम करेगा। तो चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स टू अटेन द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ने 7.5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी एक्वायर करने में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 2.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना बोल रहा है, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड से 7.5 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो नंबर 3 देखो, नंबर 3 इसमें क्या दे रखा है उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फिर फाइनल वेलोसिटी दे रखा है और अब से डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा और वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। ओके, v स्क्वायर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस। याद है ना, डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7.5 का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वो है, ओह प्लस का इक्वल का साइन हुआ ना, इक्वल टू 2.5 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड और इंटू एस क्या है, डिस्टेंस है जो हमसे पूछ रहा है। इनको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 56.25 और ये हो जाएंगे 6.25। ठीक है, और ये कितना हो जाएंगे, 0.5 इंटू 2 तो 1 हो जाएंगे, इंटू एस इज द डिस्टेंस। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, इस बराबर लिख सकते हैं 56.25 माइनस 6.25 और ये कितना हो जाएगा 50। डिस्टेंस है ना, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है। तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, मीटर ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में सारे यूनिट एसआई में दे रखे हैं, तो हमारे फाइनल आंसर का भी यूनिट एसआई में होना चाहिए। फाइनल आंसर किसका हम फाइंड कर रहा है, तो डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, इसलिए हमने इसको मीटर लिखा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गए 50 मीटर। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है एससीबी सर का है, एससीबी में बुक में मिलेगा आपको। तो इसमें तीनों इक्वेशन मिल गई आपको, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड लास्ट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तीनों इक्वेशन आ गई इसमें। ओके, अब प्रश्न उठता है ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो कैसे ही पढ़ते मुझे पता चलेगी कि मुझे इसमें ये वाला इक्वेशन लगानी है। तो यस, बहुत लोग हैं जो ट्रिक बताते हैं कि ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ये दिया है, वो दिया है, तो वो इक्वेशन लगाओ। बट पर्सनली मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगी, एकदम फास्ट दिमाग करेगा। वो ट्रिक में ही कंफ्यूज करके रह जाओगे तुम, ट्रिक में ही तुम कंफ्यूज करके रह जाओगे। ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट पर चलता है, ट्रिक पर नहीं चलती है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि यदि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही मन में सेकंडों में कैलकुलेट कर लोगे कि बस यस भैया इस क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन आपको सर आएगी। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि यदि आपको ट्रिक आसान लग रही है तो जाओ ट्रिक के साथ, लेकिन मैं ट्रिक पर बिलीव नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो
आपको क्वेश्चन देखते ही सेकंडों में ही पता चल जाती है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कोई भी लेक्चर के पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ ना, एक या दो कराता हूँ क्वेश्चन, वो सारे के क्वेश्चन या तो जेईई मेन के होते हैं या तो फिर एससीबी बुक का होता है, एससी वर्मा बुक का होता है। तो मैं कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, या तो जेईई मेन का कराता हूँ, या फिर नीट का करा सकता हूँ, या फिर एससीबी का करा सकता हूँ, या फिर एनसीईआरटी का भी करा सकता हूँ। तो यही सब क्वेश्चन है, यही मेरे सोर्स है, या तो एससीबी, या तो एनसीईआरटी, या तो जेईई मेन, या तो फिर नीट। तो यही सब मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। सारे क्वेश्चन PYQ ही होते हैं, या तो फिर एससीबी का होता है या तो फिर एनसीईआरटी का होता है। ठीक है ना। तो यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं क्वेश्चन क्यों करा देता हूँ शुरू में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही करनी है, क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हो। वहां पर नीट में, जेईई में आपको क्वेश्चन ही करनी है, क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हैं। तो मैं बस बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप कितना भी किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो ना, किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो, जब तक आप क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक आप क्वेश्चन को स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन में ग्रिप बैठेगी नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन पे ग्रिप नहीं आएगी। आप कितने भी लेक्चर देख लो, यहाँ पर समझ में आ जाएगी। और जब आपने स्वयं से नहीं सॉल्व किया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चन देखिए, उसको बनाइए, एक बार नहीं 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 30 बार बनाइए, 40 बार बनाइए, 50 बार बनाइए, देखिए कहाँ फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो शुरू में जो ज़्यादा समय लग रहा था क्वेश्चन बनाने में ना, धीरे धीरे ये समय घटते चली जाएगी, धीरे धीरे ये टाइम घटते चली जाएगी, और उसके बाद आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लग जाएंगे। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको टाइम सॉल्व करने का टाइम लगातार घटते चले जाएगी, और उसके बाद क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे आप। आपको सिलेबस के अंदर ही तो चीज़ें पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेबस के अंदर ही चीज़ें को पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने वाली है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगने वाली है। ठीक है, एक तो ये फायदा। और दूसरा फायदा क्या कि स्वयं से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, स्वयं से प्रैक्टिस करोगे, खूब प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं, 10 पन्ना, 20 पन्ना, 30 पन्ना, जितनी पन्ना बर्बाद करना है करो। इससे तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और जब तुम क्रिएटिव हो जाओगे ना, ये फिजिक्स का क्या, दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर विषय, हर काम तुम्हारे लिए आसान है। जैसे ही तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव बन गया ना, तो फिजिक्स तो क्या, दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर काम तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि क्रिएटिव लोग ही जीनियस होते हैं। और किसने बोला था क्रिएटिव बनो, इंटेलिजेंट नहीं, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, क्रिएटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर नॉलेज। आप कितना जानते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी क्रिएटिविटी। तो आप स्वयं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी में इंक्रीजमेंट होगी, आप क्रिएटिव होंगे। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, क्वेश्चन का स्वयं से प्रैक्टिस करो, स्वयं से प्रैक्टिस करो, देखते ही पता चल जाएगी कौन सा क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। तो अब हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट नोट। ओके, इंपॉर्टेंट नोट में फर्स्ट क्या कि मान लीजिए यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। आपसे किसी ने पूछा कि मान लो कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो बताओ क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। मैंने पूछा तुमसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो तुम बताओ मुझे कि क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ मुझे सोच के, क्या होगा बताओ, यस और नो, होगा
या फिर नहीं होगा। तो इसका आंसर है क्या है, तुम सोचो, तब तक मैं लिख रहा हूं क्या होगा आंसर। इफ अ particle moves with constant acceleration, moves with constant acceleration, if a particle moves with constant acceleration, then क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो आंसर है एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ना, तो उनके पास एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे देखेंगे अभी जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन में। लेकिन अभी के लिए तुम इतना ही समझ लो कि यदि तुमसे कोई ये बोले कि मान लो कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो बताओ मुझे उनके पास, उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी। तो तुम बोलोगे कि एक्सेलरेशन हो भी सकती है और एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकती है। एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो कंडीशन है किस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा और किस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जो पूछने वाले ने तुमको कंडीशन नहीं दे रखा है, बस इतना ही बता दिया है कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ऐसे में हम नहीं बोल पाएंगे। ऐसे में हम यही बोलेंगे एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जब तक कि हमको कंडीशन नहीं पता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट स्पीड ना, एक्सेलरेशन कहां से, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, देन इट मे और मे नॉट हैव, और मे not have acceleration। पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पूछने वाले ने तुमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा, यहां तक तो तुमने बता दिया कि यस, उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब उसने दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये बोला कि बताओ कि कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। तो अब बताओ मुझे, क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। बताओ, मैं जब तक लिख रहा हूं तुम इसका आंसर करो मुझे कि जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, तो क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। बताओ मुझे, तब तक मैं लिख रहा हूं। इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओह बार बार एक्सेलरेशन आ जा रही है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, देन इट, यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर मोशन करती है ना, तो उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करती है, तो उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि उनके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो चलो लिखो, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी लिखना पड़ेगा ना, कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, then it have no
any acceleration पार्टिकल के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पर मोशन करती है। ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन उस व्यक्ति ने तुमसे पूछा कि बताओ भैया कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। बताओ कि कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो बताइए आप मुझे क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। बोलिए, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक बोलिए, आप आंसर कीजिए अपना। इसमें बोल रहा है कि इफ अ पार्टिकल moves with constant speed, moves with constant speed on a straight line, on a straight line, oh, on a circular path ना, straight line ना तो हो ही गया। on a circular path, if a particle moves with constant speed on a circular path, then तब क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा, क्या आपने सोचा। तो इनके पास एक्सेलरेशन होगा। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उनके पास एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उनके पास दो एक्सेलरेशन होती है। एक एक्सेलरेशन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग लगता है, और एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगती है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग लगती है, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगती है, सर्किल के सेंटर की तरफ लगती है। ओके जी, तो भले ही पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हो, लेकिन यदि वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, तो उनके पास एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिखे इस बात को कि इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट हैव एक्सेलरेशन in the form of centripetal acceleration, पार्टिकल के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा जी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कब होगा, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। तो इसको एक बार आप नोट करें, फिर उसके बाद आगे के इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मान लो कोई पार्टिकल है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। अभी तक तो हमने ये देखा कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब यदि कोई पार्टिकल है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, तो अब मुझे बताइए आप क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा। और आई होप इसका आंसर आप 100% करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, तो बताइए उनके पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। आंसर कीजिए, 100% आप आंसर करेंगे ही करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल
मूव्स विथ कांस्टेंट कांस्टेंट इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट नहीं वेरिएबल। आज मेरा दिमाग कहाँ है जी, लगातार मिस्टेक कर रहा हूँ, देखना ध्यान रखना तुम। इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल, if a particle moves with variable speed, then then क्या होगा, इनके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो यस, एक्सेलरेशन होगा। जब भी कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करते हैं ना, तो उनके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है, चाहे वो किसी पाथ पर मूव करे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करे या फिर सर्कुलर पाथ पर मूव करे या किसी पाथ पर मूव करे। यदि कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करती है ना, तो उनके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। तो लिखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड देन it must have acceleration, then it must have acceleration। पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता ही होता है। कब जी? जब पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड की बातें हमने कर लिया, अब थोड़ा वेलोसिटी की बातें करते हैं। कि मान लीजिए जब हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा था कि बताओ जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो आंसर आया था हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये किसका आंसर था कि जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा? तो आंसर था हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि बताइए, क्या जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा? जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बताइए क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा? बताइए, तब तक मैं लिख रहा हूं। सोच लिया आपने? क्या आंसर है आपका, यस और नो? तो यस आपका आंसर क्या होगा? तो यस होगा, और यस होना ही चाहिए। नो आंसर क्या होगा? नो होगा। आंसर क्या होगा? नो होगा, और नो होना ही चाहिए। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है जी, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इस लाइन का आंसर क्या होगा? तो इस लाइन का आंसर क्या होगा कि इट मस्ट नॉट हैव, इट हैव नो एनी एक्सेलरेशन, इट हैव नो एनी एक्सेलरेशन, इट हैव नो नो एनी एक्सेलरेशन। पार्टिकल जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन लिखे। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन आज का ये है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या उनके पास एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा? बोलिए, अब जब तक मैं लिख रहा हूं आप अपने आंसर कीजिए।
मिला आपका आंसर कि जब कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उनके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है यस, होगा। जब कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है ना जी, तो उनके पास एक्सेलरेशन होता ही होता है। चाहे पार्टिकल किसी पाथ पर जाए, किसी पाथ पर मोशन कर रही हो, स्ट्रेट लाइन पर, सर्कुलर पर, किसी पाथ पर मोशन करे, यदि पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उनके पास एक्सेलरेशन होता ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन इट मस्ट हैव एक्सेलरेशन, इट मस्ट हैव एक्सेलरेशन, इनके पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। आपने घड़ी तो देखा ही होगा, यस ऑफ कोर्स देखें सर। घड़ी में क्या होती है जी? मान लीजिए, चलिए इधर ही बनाते हैं। घड़ी कुछ ऐसी होती है ना, इस तरह से होती है, चाहे रिस्ट वॉच हो, चाहे दीवार घड़ी हो, कोई भी हो। यहाँ पर मार्किंग होती है 12 की, यहाँ पर मार्किंग होती है 6 की। ओके, इधर मार्किंग होती है 9 की, इधर मार्किंग, सॉरी, इधर 6 की होती है ना। देखो आज मेरे से बहुत मिस्टेक हो रही है, तो आप थोड़ा सावधानी से पढ़ना। इधर 6 का, अरे यार क्या हो रही है मुझे आज। इधर 3 का मार्किंग होती है और इधर होती है 9 का मार्किंग, ऐसी होती है ना। 12 का, 6 का, 3 का और 9 का। और भी होती है सर, यस ऑफ कोर्स होती है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, फिर होता है ये 10 होता है, फिर ये 11 होता है, ये 12 होता है। ऐसे ही मार्किंग होती है घड़ी पर आपकी, होती है ना। ठीक है, यस होती है। ओके, और आप ये भी जानते हो कि घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, और एक होता है सेकेंड हैंड होती है। और ये तीनों सुई, चाहे आवर हैंड, चाहे मिनट हैंड, चाहे सेकेंड हैंड, तीनों सुई लगातार कंटिन्यूअस मूव करती रहती है। ये तीनों सुई कंटिन्यूअस मूव करती रहती है, लेकिन अलग अलग स्पीड से। ओके, ठीक है। तो जब घड़ी का सुई पूरा एक चक्कर पूरा लगाती है, एक चक्कर पूरा लगाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घड़ी का सुई एक चक्कर पूरा लगाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो वो बनाती है 360 डिग्री का। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वो कितने डिग्री का एंगल सब्टेंड करता है? 360 डिग्री का। ठीक है, करता है। यदि मैं पूछूं तुमसे कि बताओ घड़ी के दो रेगुलर डिजिट्स के बीच, दो रेगुलर डिजिट्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? रेगुलर डिजिट्स मतलब आसपास वाले डिजिट्स, जैसे कि 12 और 1, जैसे कि 11 और 12, जैसे कि 3 और 4। ठीक है, रेगुलर डिजिट्स मतलब आसपास वाले डिजिट्स। ठीक है, रेगुलर डिजिट मतलब 12 और 1, नहीं कि 1 और 11, ये रेगुलर डिजिट्स नहीं हुए। 3 और 6, ये रेगुलर डिजिट्स नहीं हुए। रेगुलर डिजिट्स मतलब आसपास वाले, जैसे कि 12 और 1, जैसे कि 11 और 12, जैसे कि 5 और 6। तो घड़ी के दो रेगुलर डिजिट्स के बीच कितने डिग्री की एंगल बनती है? बताओ मुझे। जैसे कि ये हुआ 12, ये हुआ 12, और ठीक है, और 1 हुआ, ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये 12 है और 1 है, तो घड़ी के दो रेगुलर डिजिट्स हुए 12 और 1, और ये वाला एंगल कितना होगा बताओ तो। अभी हमने कहा कि जब सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है? 360 डिग्री का। कितने डिजिट्स मार्क होते हैं घड़ी पर? तो 12 डिजिट्स मार्क होता है। तो 360 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा ना, आएगा 30 डिग्री। मतलब घड़ी के दो रेगुलर डिजिट्स के बीच जो एंगल बनती है ना, वो 30 डिग्री का बनती है। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? तो 30 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि घड़ी के दो रेगुलर डिजिट्स के बीच
जो एंगल बनती है ना वो होती है 30 डिग्री का। इसी तरह से 6 और 5 के बीच भी जो एंगल होगी वो 30 डिग्री का। 6 और ये क्या 7 के बीच जो एंगल होगी वो भी 30 डिग्री का होगा। तो इस बात को लिख देते हैं, द एंगल फाउंड बिटवीन the two regular digits of a clock is कितना 30 डिग्री। यस ऑफकोर्स 30 डिग्री। एक लाइन मुझे पता चल गई। दूसरी लाइन क्या, दूसरी लाइन कि मैंने कहा कि घड़ी के पास 3 सुई होती है, एक होती है आवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड और एक होती है सेकेंड हैंड, और ये तीनों सुई कंटिन्यूअस चलते रहती है ना। ओके। और बट ये तीनों सुई डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। ये तीनों सुई डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। ऑफ कोर्स इस तीनों सुई का स्पीड कांस्टेंट होती है। ऑफ कोर्स इस तीनों सुई का स्पीड कांस्टेंट होती है, बट कितना होती है, प्रश्न उठता है कि कितना होती है। ठीक है जी। तो हमने कहा कि तीनों सुई का स्पीड अलग अलग होती है, भले ही कांस्टेंट होती है लेकिन अलग अलग होती है। तो सबसे फर्स्ट हम सेकेंड वाली सुई का स्पीड देखेंगे, वही सबसे फास्ट चलती है ना, तो सबसे पहले उसी का स्पीड माप देते हैं हम। तो सेकेंड वाली सुई का स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड वो पुरानी चीज में समझना। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड वाली सुई जो होती है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, लो अब क्लॉक, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं सेकेंड हैंड को VS से। कितना होगा बताओ, बता सकते हो? तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो एक चक्कर लगाने में वो कितने डिस्टेंस कवर करता है, तो 2πr के बराबर करता है। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना, तो एक चक्कर जब वो पूरा करता है तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 2πr। तो डिस्टेंस से पता चल गई कितना होगा, 2πr होगा। डिस्टेंस पता चल गई 2πr होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड हैंड वाले के लिए, माने सेकेंड वाली सुई के लिए निकाल रहे हैं। और सेकेंड वाली सुई कितने देर में एक चक्कर पूरा कर लेती है, कितने देर, ये जो डिस्टेंस है ना एक चक्कर की है, सेकेंड वाली सुई जो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये डिस्टेंस कितने चक्कर में पूरा हुई है, तो एक चक्कर में। और एक चक्कर लगाने में सेकेंड वाली सुई को कितना समय लगता है बोलो, तो 60 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड का समय लगता है, तो 60 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। इस तरह से सेकेंड वाली सुई का स्पीड हमको मिल जाएगी, कितना हो जाएगी, πr अपॉन में 30, πr अपॉन में 30। ठीक है। तो सेकेंड वाली सुई का स्पीड हमको मिल गई πr अपॉन में 30। ठीक है जी। प्रश्न उठता है, पाई का वैल्यू पता है 30 पार्ट, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द वॉच। आर क्या है, रेडियस ऑफ द वॉच, तो नो, आर इज नॉट द रेडियस ऑफ द वॉच। यहां पर आर वॉच का रेडियस नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर वॉच का रेडियस नहीं है, तो आर क्या है, तो इस सेकेंड वाली सुई का लेंथ है। आर क्या है, तो सेकेंड वाली सुई का लेंथ है। देखो कैसे है, जैसे मान लो ये घड़ी है ना, घड़ी है, घड़ी में 3 सुई होती है। एक होती है मिनट घंटे वाली सुई, और एक होती है मिनट वाली सुई, और एक होती है सेकेंड वाली सुई। ये घंटा वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये सेकेंड वाली सुई है। ठीक है ना। तो ये जो
अभी तो हम सेकंड वाली सुई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो सेकंड वाली सुई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम केवल सेकंड वाली सुई को ही यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। मान लो कि ये सेकंड वाली सुई है, मान लो ये सेकंड वाली सुई है, ठीक है। ये जो सेकंड वाली क्या करेगा, पूरा सर्कुलर पाथ मूव करेगा ना, ऐसे मूव करेगा ना, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। क्या करेगा सेकंड वाली सुई, क्या करेगा, इस तरह सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा सेकंड वाली सुई। तो भले ही ये घड़ी है और घड़ी के जो रेडियस है, मान लो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, घड़ी का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ये है घड़ी का रेडियस, ये वाला देखो, ये वाला घड़ी का रेडियस है, ये वाला घड़ी का रेडियस है, जो जिसको हमने कितना मान लिया, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। लेकिन ये यहाँ पर दो सर्किल बन रही है, एक तो घड़ी वाला सर्किल और एक सुई जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करिए उसका सर्किल। एक तो घड़ी वाला सर्किल जो ये रहा जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और एक सुई 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 जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये भी तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो यहाँ पर दो सर्किल है, एक घड़ी वाला सर्किल और एक वो सर्किल जिस पर घड़ी का सुई मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, घड़ी का सुई मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। एक वो वाला सुई हो गई जो घड़ी जिस पर घड़ी का सुई लगातार कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर है ना, हमने मान लिया कि ये वाला रेडियस, बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आर कौन है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। और छोटे वाले सर्किल को किसने बनाया, तो इस घड़ी के सुई ने बनाया। घड़ी की सुई ही इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। छोटे वाले घड़ी को छोटे वाले सर्किल को किसने सबटेंड किया, तो घड़ी की सुई ने। तो इस छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस कितना होगा, तो घड़ी के सुई के लेंथ के बराबर होगा। समझ रहे हो ना। अब घड़ी, अभी तो घड़ी इतनी बड़ी है, चाहो तो तुम घड़ी इतना बड़ा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुई तो अपने ही पाथ पर सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहेगी ना। तो हम जो ये रेडियस आर है ना, आर रेडियस तो है लेकिन इस बड़े वाले सर्किल के नहीं, इस छोटे वाले सर्किल के। और ये वो सर्किल है जो किसने सबटेंड किया है, तो सुई ने सबटेंड किया है। ये सुई इसी सर्किल पर मूव कर रही है। तो इस छोटे वाले सर्किल का, इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो इस घड़ी की सुई के बराबर होगा, ठीक है जी। छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो घड़ी के सुई के बराबर होगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, तो घड़ी का रेडियस नहीं है, लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड, सेकेंड वाली सुई के लेंथ है यहाँ पर आर। स्मॉल आर क्या है, तो सेकेंड वाली सुई का लेंथ है। ध्यान रखना इस बात को, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगी। घड़ी का रेडियस दे देगा तुम उसको पुट कर दोगे। आर क्या है, आर यहां पर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड वाली सुई का लेंथ है ऑफ क्लॉक, लो ऑफ क्लॉक, सेकेंड वाली सुई का लेंथ है स्मॉल आर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो हमने कहा घड़ी के पास 3 सुई होती है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड, एक सेकेंड हैंड। हमने सेकेंड हैंड वाली सुई का स्पीड देख लिया, जो कितने आया था, पाई आर अपॉन में 30, ठीक है। जहां पर आर क्या था, तो लेंथ ऑफ द सुई, उस घड़ी की सुई की लेंथ थी। यदि सेकेंड वाली सुई का स्पीड निकाल रहे हैं तो सेकेंड वाली सुई का लेंथ था आर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ मिनट हैंड, वहां पर सेकेंड हैंड था ना, यहां पर मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक के मिनट हैंड की स्पीड कितनी होगी बताओ। वही कंसेप्ट अप्लाई करनी है और इसको हम डिनोट कर देते हैं वीएम से। चाहे सेकेंड वाली सुई हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे आवर वाली सुई हो, सभी तो एक सर्कुलर पाथ को मूव करते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सारे सुई सर्कुलर पाथ पर ही मूव करते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, तो ऑफकोर्स 2 पाई आर, ठीक है। अब मिनट वाली सुई का स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो कितने देर में एक चक्कर पूरा करता है मिनट वाली सुई, बताओ कितने देर में, 12 घंटे में नहीं, 60 मिनट में, 1 घंटे में।
मिनट वाली जो सुई है ना वो 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 आवर, 1 घंटे। हमको चाहिए सेकंड में टाइम, तो क्या करेंगे हम इस घंटा को मिनट में बदल देंगे, जिसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर मिनट में बदल गया। और मुझे सेकंड में बदलनी है तो इस मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपके सेकंड वाली सुई का जो स्पीड मिल गई ना वो कितना मिल गई 2 पाई आर अपॉन में कितना हो गया 3600। ओके, अब आगे का कैलकुलेशन तुमको करनी है, और ये कितना होगा, ये होगा पाई आर अपॉन में 1800 ये होगा 1800। ठीक है, तो मिनट वाली सुई का स्पीड कितना होगी पाई आर अपॉन में 1800। और यहाँ पर आर क्या है, आर क्या है, आर के बारे में लिखना मत भूलना। आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्लॉक नहीं ना, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। इस बार किसकी लेंथ होगी तो मिनट हैंड का, क्योंकि मिनट हैंड का स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आर क्या होगी तो मिनट हैंड का स्पीड होगी। तो आर क्या है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक की मिनट हैंड का लेंथ है जी। चलिए लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में क्या बोल रहा है, स्पीड क्या करते हैं इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद ऊपर ही लिखता है। तो चलिए अब किसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक की आवर हैंड की स्पीड निकालनी है। इसको हम डिनोट करते रहे VH से। स्पीड है तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाहे सेकेंड हैंड हो चाहे मिनट हैंड हो चाहे आवर हैंड हो, सभी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं और वो एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ऑफकोर्स 2 पाई आर। ओके जी 2 पाई आर। और ये आवर हैंड है, कितना समय लेगा एक चक्कर पूरा करने में, कितना समय लेगा बोलो कितना समय लेगा, तो 12 घंटे का समय लेता है। आवर हैंड है ना जो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है जी, तो ये 12 घंटा है ना, इसको मुझे सेकंड में बदल लिया है, तो क्या करेंगे पहले घंटा को मिनट में बदलेंगे फिर मिनट को सेकंड में बदल देंगे। तो घंटा है तो मिनट में बदलेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया जी 60 से मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया मिनट में बदल गया। इसको क्या करेंगे फिर सेकंड में बदल देंगे, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में बदल जाती है। ओके, अब इतना गुना भाग तो तुम करना पड़ेगा तुमको, टोटल गुना भाग कर लेना, मैं तो अप्रॉक्स कर दे रहा हूँ, आगे का गुना भाग तुम करना। चलो, तो आवर हैंड का स्पीड कितना हो गया 2 पाई आर अपॉन में 12 इंटू 60। चलो गुना भाग कर ही देते हैं, ये हो जाएगा पाई आर अपॉन में 2160 100 इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, आप भी थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आर क्या होगा, आर क्या होगा बताओ, आर इज द रेडियस ऑफ द क्लॉक, नहीं जी, आर इज द लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ क्लॉक। यहाँ पर आर क्या है तो आवर हैंड का लेंथ है। तो ये थी अबाउट द इम्पॉर्टेंट नोट, ये थी इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ काइनेमेटिक्स। और लास्ट में हमने क्लॉक के बारे में भी जाना। आपसे कई बार क्लॉक पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपसे वो क्लॉक पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए मैंने आपको क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप यदि क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना,
आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके जी, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।